दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में, उसके यूनिट नंबर 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में चैप्टर नंबर 4 डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट हमारा चल रहा है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 22 में हम डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे जो लेक्चर नंबर 20 और 21 थे इस चैप्टर के, इसमें हमने डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आरसी 37 के हिसाब से किस हिसाब से फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम डिजाइन कर सकते हैं और लेयर की थिकनेस किस हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी न्यू हाईवे है या तो एग्जिस्टिंग हाईवे है, तो उसको हम किस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 20 और 21 में देखा। आज लेक्चर नंबर 22 हमारा रहेगा डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट के लिए। ठीक है, जो आरसी 2002 में दिया हुआ है। सबसे पहले तो रिजिड पेमेंट क्या है। तो दोस्तों, हमने आगे जितने भी लेक्चर हुए हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का कंपैरिजन किया था। रिजिड पेमेंट की मैंने बहुत सारी इमेज भी दिखाई थी और हम सबको पता है कि हमारा जो आरसीसी कंक्रीट का जो रोड होता है उसको हम रिजिड पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आरसीसी क्या है, तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है। तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट मतलब कि हमारा जो रोड है उसमें सीमेंट कंक्रीट का यूज है और रेनफोर्समेंट बार का यूज है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का यूज करके हम हमारा हाईवे पेमेंट बनाते हैं। तो हमारा जो हाईवे पेमेंट जो सेपरेट सॉइल है उस पर जो हम रखने वाले हैं पेमेंट, उसमें क्या होगा, बेसिकली रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होगा। तो हमारा जो आरसीसी का पेमेंट है या तो रिजिड पेमेंट है वो इस हिसाब से देखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इमेज है वो रिजिड पेमेंट की। इसके अलावा उसके हम टॉप व्यू और साइड व्यू से देखें तो यहाँ पे हमको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये फॉर एग्जांपल ये मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, इस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल जॉइंट है उसको मैं ट्रांसफर जॉइंट बोलूंगा। और वो ये जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट है उसको मैं टाइप लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट बोलूंगा। तो यहाँ पे मेजर दो टाइप के जॉइंट रहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट और ट्रांसफर जॉइंट। वर्टिकल है वो ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल है वो लॉन्जिट्यूडनल। और ये सब जो ट्रांसफर जॉइंट है वो उसके बेसिकली 12 से लेके 20 फीट तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। अप्रोक्स 4 मीटर से 6 मीटर तक का इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। तो ये स्पेसिंग पे पूरा सीमेंट कंक्रीट रोड और का रेनफोर्समेंट डिजाइन किया हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसफर बार है, यहाँ पे जो आपको अलग अलग जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, बार्स दिखाई दे रहे हैं, उसको हम डबल बार बोलेंगे। ठीक है, और जो लॉन्जिट्यूडनल बार पे अगर आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिखाई देंगे, ठीक है, जॉइंट दिखाई देंगे, उसको हम टाई बार बोलेंगे। तो यहाँ पे आप साइड व्यू और टॉप व्यू आप रिजिड पेमेंट का देख सकते हो और रिजिड पेमेंट एक्चुअल लाइफ में किस हिसाब से दिख रहा है। तो ऐसे हम जो हमारे जो पेमेंट होते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट का, इसको हम रिजिड पेमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, फिर से जॉइंट के बारे में बात करें तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के जो जॉइंट है उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ट्रैवलिंग डायरेक्शन है। तो ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट है उसको मैं क्या बोलूँगा, लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट। और ये जो वर्टिकल जॉइंट है उसको मैं बोलूँगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट या तो ट्रांसफर जॉइंट। तो ये जो लेंथ है वो 12 से लेके 20 फीट तक है। ठीक है, और ये जो लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट है इसमें जो बार रहेंगे उसको हम टाई बार बोलेंगे। और वर्टिकल जो बार है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, इसमें जो बार रहेंगे उसको हम डबल बार बोलेंगे। तो ये जितने भी बार हम यूज करने वाले हैं उसको हम डबल बार बोलेंगे। ठीक है, और इसके बीच में ये जो पूरा बॉक्स है उसके बीच में हम जो कंक्रीट यूज रेनफोर्समेंट यूज करने वाले हैं, स्टील यूज करने वाले हैं। ठीक है, उस स्टील को हम टेम्परेचर स्टील बोलेंगे। तो इस हिसाब से मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ सीसी पेमेंट का, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देख लिया कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट क्या है। ठीक है, उसका व्यू किस हिसाब से होता है, डायग्राम किस हिसाब से होता है। अब बात करें दोस्तों कि किस हिसाब से, अगर मुझे इतना पता है कि इस हिसाब से मेरा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होता है, बट उसकी थिकनेस मुझे कितनी रखनी है, जो रेनफोर्समेंट बार है। ठीक है, उसका उसकी साइज मुझे क्या रखना है, डायमीटर क्या रखना है, स्पेसिंग किस हिसाब से डिजाइन होगा, ये सब डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके डिजाइन रिजिड पेमेंट के डिजाइन जो आईआरसी 58 में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको उसको डिजाइन करना पड़ेगा। सो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट एज पर आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस 58 2002 में जो दिया हुआ है हमारा डिटेल्स स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से हम रिजिड पेमेंट की डिजाइन करने वाले हैं और एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर दूंगा, हम सबको पता है कि जो हमारा कंक्रीट पेमेंट है उसमें स्ट्रेस लगने वाला है। स्ट्रेस किस हिसाब से लगने वाला है कि यहाँ वहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैफिक चलने वाला है, व्हीकल मूव होने वाला है, तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेस लगने वाले हैं। पहला टाइप है विंड लोड स्ट्रेस, दूसरा है टेम्परेचर स्ट्रेस। विंड लोड स्ट्रेस है तो जो ट्रैफिक की व्हीकल का जो लोड है जो डायरेक्टली कंक्रीट पेमेंट पे लगने वाला है, तो वो अलग अलग जगह पे स्ट्रेस लगेगा। इसमें से इंटीरियर लोडिंग लगेगा, एज लोडिंग लगेगा और कॉर्नर पे लगेगा, उसको हम कॉर्नर लोडिंग बोलेंगे। तो ये तीन मेजर टाइप है जहाँ पे व्हील लोड स्ट्रेस लगता है। दूसरा जो स्ट्रेस आने वाला है वो टेम्परेचर स्ट्रेस है। टेम्परेचर स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, तो जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट में जो चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेस लगेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रेस है उसको हम टेम्परेचर स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम दो टाइप के स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रिजिड पेमेंट आर व्हील लोड स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेस। जहाँ पे व्हील लोड में इंटीरियर एज और कॉर्नर पे जो लोडिंग लग रहा है वो लोडिंग, और उसके अलावा टेम्परेचर स्ट्रेस में ब्रेकिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस हमको दिखाएंगे। सो डिजाइन के लिए सबसे पहले जाते हैं रिलेटिव स्टिफनेस के लिए। तो जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का डायरेक्टली ISC 58 में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन है स्मॉल एल, जिसको हम रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को हम स्मॉल एल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो उसका इक्वेशन है स्मॉल एल इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल ई एच क्यूब अपॉन 12 के ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और इसका पूरा है 1/4 रेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है उसको हम देखेंगे कि जो एल है उसको हम रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस बोलेंगे, ई है उसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट है, ई है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको इसकी इलास्टिसिटी मिलेगी, जो हम सबको पता है कि सीमेंट कंक्रीट, हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर में इसके बारे में बहुत डिस्कस किया हुआ है। दूसरा है म्यू, जिसे हम पॉइजन रेशियो बोलेंगे, जो कंक्रीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको हमारा जो पॉइजन रेशियो है, डिफॉल्ट पॉइजन रेशियो है, वो हम यहाँ पे लेने वाले 0.50 जो ISC कोड में दिया हुआ है। उसके अलावा स्मॉल एच को हम स्लैब थिकनेस बोलेंगे। यहाँ पे जो स्मॉल एच है वो स्लैब की थिकनेस है, तो सेंटीमीटर में, और के है उसको हम मॉड्यूलस ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन बोलेंगे। तो के है कैपिटल के, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन बोलेंगे। तो जो सबस्ट्रेट है उसका रिएक्शन किस हिसाब से होगा उसको हम फाइंड करेंगे केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबको पता है कि स्लैब है वो कंक्रीट स्लैब है, कंक्रीट स्लैब की थिकनेस का इंच में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो इस इक्वेशन में अगर मुझे रिलेटिव स्टिफनेस पता है, कोई भी जगह की रिलेटिव स्टिफनेस पता है, ठीक है, उसका मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ सबस्ट्रेट पता है, पॉइसन रेशियो पता है, तो इन सबको मैं पुट करके हमारा जो एच है स्लैब थिकनेस वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करने वाले थे, अगर कोई जगह पे मुझे स्लैब की थिकनेस ऑलरेडी पता है कितने सेंटीमीटर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट पेमेंट का स्लैब है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे पुट करके ये सब वैल्यू पुट करके मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया में रिलेटिव स्टिफनेस कितनी है कंक्रीट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों जो डिजाइन रिजिड पेमेंट की डिजाइन करने के लिए जो इक्वेशन यूज होने वाले हैं स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस के जो वेस्टरगार्ड्स के जो स्ट्रेस इक्वेशन है वो हम यूज करने वाले हैं। पहली चीज हम व्हील लोड के बारे में बात करें तो जो जितना भी लोडिंग लगने वाला है, जैसे हमने आगे डिफाइन किया था, टू टाइप्स ऑफ लोड लगने वाले हैं, स्ट्रेस लगने वाले हैं, एक तो व्हील स्ट्रेस है और दूसरा है टेम्परेचर। तो व्हील लोडिंग की बात करें तो व्हील लोडिंग तीन जगह पे लगने वाला है, एक तो इंटीरियर लोडिंग है, एक तो एज लोडिंग है, और तीसरा नंबर पे है कॉर्नर लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई भी कंक्रीट पेमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीरियर पोर्शन है, तो इंटीरियर पोर्शन पे जो स्ट्रेस लगने वाला है, कोई भी इंटीरियर पोर्शन पे है कैरिज वे, ये पूरा कैरिज वे, ठीक है, तो इंटीरियर पोर्शन पे जो स्ट्रेस लगने वाला है उसको मैं इंटीरियर लोडिंग बोलूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो कैरिज वे की एज है, एज पे जो व्हीकल का जो व्हील लोड लगने वाला है उसको मैं एज लोडिंग बोलूंगा, और जहाँ पे स्ट्रेस आएगा उस स्ट्रेस को फाइंड करेंगे, इंटीरियर स्ट्रेस को फाइंड करेंगे। उसके अलावा जो कंक्रीट है, कंक्रीट पेमेंट का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर पे जो लोडिंग लगने वाला है, व्हील लोड लगने वाला है, उसको या तो स्ट्रेस लगने वाला है उसको मैं कॉर्नर स्ट्रेस बोलूंगा। और इस तीनों के हम इक्वेशन वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड करने वाले हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप तीन इक्वेशन देख सकते हैं। स्ट्रेस एट द इंटीरियर, जिसे हम SI से इंडिकेट करेंगे, SI इज इक्वल टू 0.36316 P अपॉन H स्क्वायर, ब्रैकेट में 410 L बाई P प्लस 1.069। ये जो इक्वेशन है इसका मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से इंडिकेट करता हूँ।
जो कहाँ का है कि जो मेरा पूरा कंक्रीट का पेमेंट है उसके जो इंटीरियर पोर्शन है उस पर कितना स्ट्रेस लगता है वो मुझे फाइंड करना है। तो वो RC 58 के में ये इक्वेशन नंबर 1 से मैं फाइंड कर सकता हूँ। दूसरा जो एज पे लोड लगने वाला है उसको मैं SE से इंडिकेट करूंगा। SE इज इक्वल टू 0.572 P अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में 4 log 10 L अपॉन बी प्लस 0.359। तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 से इंडिकेट करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा कंक्रीट पेमेंट है उसकी एज पे जो लोड लगने वाला है उसको मैं स्ट्रेस एज करूंगा, स्ट्रेस एट द एज बोलूंगा। और तीसरा जो लोडिंग लगने वाला है वो कॉर्नर पे लगने वाला है, उसको मैं कॉर्नर से SC से इंडिकेट करूंगा। 3P अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ए रूट टू अपॉन रूट एल रेस टू 0.6। ये जो मेरा इक्वेशन है वो ये स्ट्रेस एट अ कॉर्नर, कॉर्नर पे किस हिसाब से स्ट्रेस लगने वाला है इसका इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 को मैंने वेस्टरगार्ड जो स्ट्रेस के इक्वेशन है उसको मैंने डिफाइन कर लिया। ये सारे इक्वेशन आपको याद रखने हैं और इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसके हिसाब से आपको SI AC और HC की वैल्यू मिलेंगी, जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम्पल में हम उसको जिसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन से ला सकते हैं। सो जितने भी हमने वेस्टरगार्ड के स्ट्रेस के इक्वेशन देखे वो इक्वेशन में हमने देखा कि P को हमने इंडिकेट किया है। तो P को हम डिजाइन व्हील लोड बोलेंगे। तो जो व्हील लोड है स्टैंडर्ड व्हील लोड है उसको केजी में हम यूज करेंगे, उसका हम उसको कैपिटल P बोलेंगे। वहाँ पे I था, L था तो वो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस था। E था वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था कंक्रीट का जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। म्यू है तो वो पॉइजन रेशियो है कंक्रीट के लिए 0.15। H है वो स्लैब थिकनेस है सेंटीमीटर में। K है वो मॉड्यूलस ऑफ सेपरेट रिएक्शन है जिसको हम केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज करने वाले हैं। और ये जो इक्वेशन में B की वैल्यू थी तो B को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, कि इक्विवेलेंटली जहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी रेडियस क्या है। कोई भी पर्टिकुलर व्हील पे व्हील का लोड या तो व्हील का स्ट्रेस पेमेंट पे लगता है तो वहाँ पे जो लोड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो उस प्रेशर के हिसाब से ये जो हमको मिलने वाला है वो सेंटीमीटर में उसका इक्वेशन रहेगा B इज इक्वल टू A। तो कौन सी कंडीशन में, अगर मेरा जो ए की वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं हमारी जो स्लैब थिकनेस है उसको मैं उसका रेशियो लूँ और उसका रेशियो ग्रेटर देन 1.724 आता है तो उसको मैं हमारा जो बी की वैल्यू है उसको मैं जो ए की वैल्यू है उतना ही ले लूँगा। दूसरा इक्वेशन है बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। तो ये कौन सी कंडीशन में है, तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए जो हमारा रेशियो रहने वाला है ए अपॉन एच का, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया था और दूसरा हमारा स्ट्रेस स्लैब की थिकनेस है, ठीक है। तो एरिया और स्लैब की थिकनेस को हम डिवाइड कर देंगे, उसका जो रेशियो लेंगे वो रेशियो अगर मेरा 1.724 से कम आ रहा है तो मैं जो बी की वैल्यू यूज करने वाला हूँ रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो तरीके से बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। एक तो जो ए की वैल्यू है मेरी वही मैं बी की वैल्यू ले सकता हूँ और दूसरा इस इक्वेशन के थ्रू। और कौन सी कंडीशन है कि जो हमारा रेशियो आने वाला है ए अपॉन एच का वो ग्रेटर देन 1.724 है तो मैं पहली वाली कंडीशन को यूज करूंगा। अगर रेशियो कम है 1.724 से तो मैं सेकंड कंडीशन का यूज करूंगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में भी आने वाला है। ठीक है, और जितने भी हम इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, इक्वेशन से जो स्ट्रेस फाइंड करने वाले हैं कंक्रीट पेमेंट पे, तो ये इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो एक ही बात की है वो एक क्या है, रेडियस ऑफ लोड कॉन्टेक्ट है। तो जो हमारा टायर है, ठीक है, उसकी जो इम्प्रिंट है वो जिस जगह पे कंक्रीट पे पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक रेडियस बनेगी। उस रेडियस के जितने कांटेक्ट में टायर आ रहा है वहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है उसकी मैं रेडियस बनाऊँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोड कांटेक्ट में आ रहा है उसकी रेडियस को मैं ए से इंडिकेट करूंगा जो सेंटीमीटर में मिलेगी। वो रेडियस को अब हमारी जो स्लैब थिकनेस है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एरिया ऐसा बोला था, एरिया में रेडियस की बात है। तो ए अपॉन एच का हम रेशियो लेंगे और उस रेशियो के हिसाब से हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी है वो रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, इतना याद रखना है। जैसे ही IRC 58 में हमने वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन जो हमारा बिल लोड के लिए बना है, ठीक है, उसको कुछ टाइम बाद टेलर और केली करके जो हमारे है उन्होंने
मॉडिफाई किया है। तो टेलर और कैली ने जिस हिसाब से मॉडिफाई किया है इस इक्वेशन के, इसका इक्वेशन का यहाँ पे वो दोनों इक्वेशन यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। हम अगर एग्जांपल में अगर वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन ऑफ व्हील लोड का यूज करके हमको स्ट्रेस फाइंड करना है, तो आगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 लिए है उसका यूज करके हमको फाइंड करना है। बट अगर ऐसा बोले कि मॉडिफाई इक्वेशन के साथ आपको फाइंड करना है, तो मॉडिफाई इक्वेशन के लिए ये दोनों इक्वेशन का यूज करना है, जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है। बट अभी के लिए जो आपको याद रखना है वो वेस्टरगार्ड के जो रेगुलर इक्वेशन है स्ट्रेस के, वही याद रखना है, और उसके हिसाब से जो व्हील लोड आता है और उसके हिसाब से जो स्ट्रेस आता है उसको हमको फाइंड करना है। सो आगे जितने भी इक्वेशन है उसमें हमने जो स्ट्रेस की बात की थी वो है व्हील लोड का स्ट्रेस। हमारा जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने दो टाइप बताए थे कि दो तरह से स्ट्रेस लगता है कंक्रीट पेवमेंट पे। एक तो है व्हील लोड का स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस है टेम्परेचर का। तो व्हील लोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब टेम्परेचर के हिसाब से कौन से स्ट्रेस लगने वाले हैं, तो वहाँ पे दो स्ट्रेस लगने वाले हैं, एक तो है ब्रेकिंग स्ट्रेस और दूसरा है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए ब्रेडबरी का इक्वेशन है, जो इक्वेशन है वो जिसको हम स्ट्रेस एट द इंटीरियर एस टी आई, स्ट्रेस एट द एज एस टी, और स्ट्रेस एट द कॉर्नर एस टी सी से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों के लिए तीनों इक्वेशन लिखे हैं, इक्वेशन नंबर 6 7 8 के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशन है वो टेम्परेचर के लिए है। तो अगर आपको एग्जांपल में ऐसा पूछे कि वेस्टरगार्ड इक्वेशन के टेम्परेचर का टेम्परेचर से के हिसाब से जो स्ट्रेस लगता है उसको फाइंड करना है ब्रेकिंग स्ट्रेस को, तो आपको इन तीनों इक्वेशन का यूज करना है। ये तीनों इक्वेशन में ये जो हमने जितने जितने भी वैल्यूज इंडिकेट की है उसको हम देखें, तो वो बेसिकली है E इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सीमेंट कंक्रीट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। E इज इक्वल टू स्मॉल ई जहाँ पे हमने यूज किया है उसको हम थर्मल एफिशिएंसी बोलेंगे, वो परसेंट सेल्स में मिलेगी। T इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम स्लैब की, जो हमारा स्लैब है उसका टॉप और उसका बॉटम, उसमें कितना टेम्परेचर का वेरिएशन है, ठीक है। उसका डिफरेंस को हम स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे। म्यू है हमारा पॉइसन रेशियो जो हम 0.50 लेने वाले हैं डिफॉल्ट। सी एच है वो ब्रेडबरी कोएफिशिएंट है कि हमारा जो साइंटिस्ट है जिसने ये इक्वेशन फाइंड किया और IC 58 में 2002 में दिया हुआ है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम सी एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्शन के हिसाब से एल अपॉन आई इन अ डिजाइन डायरेक्शन, और सी वाई है वो बी अपॉन आई इन अ राइट एंगल एट द डिजाइन डायरेक्शन। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्स और वाई के हिसाब से दो कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू IRC 58 में दी हुई है, जो डायरेक्टली हमको लेना है। उसके बाद कैपिटल एल है जो हमारा जो स्लैब है उसकी लेंथ है, और बी है वो विड्थ ऑफ द स्लैब है कि जो हमारा स्लैब है कंक्रीट का उसकी टोटल विड्थ कितनी है। तो ये सब पॉइंट को हम यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड करके हमारा जो इक्वेशन रहेगी, तीनों इक्वेशन 6 7 और 8 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और उसके हिसाब से स्ट्रेस इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे टेम्परेचर के हिसाब से किस हिसाब से स्ट्रेस लगता है वो हम फाइंड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जब हम व्हील लोड के बारे में बात करते थे तब यहाँ पे एस आई यूज करते थे, वहाँ पे एस टी आई ऐसा यूज नहीं करते, ठीक है। तो एस टी आई, एस टी और एस टी सी ये जो हमने इंडिकेट किया है वो है टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए। सो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर स्ट्रेस, जो दूसरे टाइप का स्ट्रेस आने वाला है कंक्रीट पेवमेंट में वो है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेस को हम एस एफ से इंडिकेट करेंगे। दोस्तों याद रखना फ्रिक्शनल स्ट्रेस का इक्वेशन सिंपल है, एस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एफ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁴। तो इक्वेशन नंबर 9 है वो हमारा है एस एफ का फ्रिक्शनल स्ट्रेस, जहाँ पे एस एफ इज इक्वल टू यूनिट स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट पेवमेंट जो है वहाँ पे जो यूनिट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम एस एफ बोलेंगे, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो हम लेने वाले 2400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको पता है कि कंक्रीट का यूनिट वेट है वो इतना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्लैब और विड्थ ऑफ द स्लैब मीटर में लेने वाले हैं, तो ये सब वैल्यू पुट करके हमको डायरेक्टली फ्रिक्शनल स्ट्रेस मिल जाएगा। कोई भी कंक्रीट की लेंथ पता है, विड्थ पता है, तो इसके हिसाब से हम ये स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 9 इक्वेशन देखे। इक्वेशन हमने किस हिसाब से देखे कि हमने हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 है वो है कि जो व्हील लोड है, व्हील लोड के हिसाब से किस हिसाब से स्ट्रेस लगता है एज पे, कॉर्नर पे और इंटीरियर पोर्शन पे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर है 4 5 6 है जो है कि टेम्परेचर के हिसाब से
wrapping में कौन से स्ट्रेस लगने वाले हैं उसके हिसाब से। और इक्वेशन नंबर 9 है वो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस है। तो इस हिसाब से हमको ये सब इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 है वो wrapping स्ट्रेस के लिए है। और वेस्टरगार्ड का जो मॉडिफाई इक्वेशन है, तो मॉडिफाई इक्वेशन वो है 4 नंबर और 5 नंबर पे। और सबसे पहले जो इक्वेशन हमने देखे वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन फील्ड लोड के हिसाब से, वो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। तो ये सब इक्वेशन का यूज करके हम IRC 58 के हिसाब से, यहाँ पे IRC 58 में ये सब इक्वेशन और उसकी गाइडलाइन दी हुई उसके हिसाब से हम रिजिड पेमेंट की डिजाइन कर सकते हैं कि रिजिड पेमेंट की थिकनेस क्या रखेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे स्ट्रेच कितना आता है और स्ट्रेच के हिसाब से थिकनेस कितनी जाएगी, ये हम डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल 2-3 देख लेते हैं। तो वहाँ पे आज का हमारा रिजिड पेमेंट का टॉपिक खत्म करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 वेस्टरगार्ड इक्वेशन में ये सब वैल्यू पुट करके हमारे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में ये सब वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस एट इंटीरियर एज और कॉर्नर पे। और एग्जांपल नंबर 2 है हमारा कंप्यूट द रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, जहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस 15 सेंटीमीटर थिक पेमेंट है वो दिया हुआ है आपको, एच की वैल्यू दी हुई है और उसके अलावा 3 और वैल्यू दी हुई है। तो हमारा इक्वेशन नंबर जो सबसे पहला इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग हम रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल एल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इक्वेशन था। तो इस हिसाब से ये 2 टाइप के एग्जांपल आते हैं रिजिड पेमेंट की डिजाइन के लिए। एक और टाइप का एग्जांपल आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्या है कि सीसी पेमेंट है जो उसकी स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है और कुछ वैल्यू दी हुई है, स्पेसिंग दिया हुआ है, डिजाइन बिल्ड दिया हुआ है, जो जॉइंट है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करना है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस है कि ब्रेक के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से जो स्ट्रेस लगने वाला है उसको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस की बात है रैपिंग और फ्रिक्शनल, तो हमको पता चल गया है कि टेम्परेचर स्ट्रेस के जितने भी इक्वेशन है जो गाइडलाइन में दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ये जो 2 वैल्यू दी है उसको पुट करके और यहाँ से इक्वेशन बना के हमारे जो इक्वेशन नंबर है 6, 7, 8 और 9 उसका यूज करके हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन ला सकते हैं। और इस हिसाब से दोस्तों हमने देखा कि डिजिट पेमेंट की हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो जितना भी कंटेंट है वो हमने जो रेगुलर रेफरेंस बुक है हाईवे इंजीनियरिंग की उसके खन्ना और दस्तों में दिया हुआ है और IRC कोड है उसको हम यूज करके ये सब मटेरियल हमने आपके लिए रखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।